दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही अनिका तुरंत जाग गई। मामी ने क्या कहा था वो अनिका ने नींद में नहीं सुना था। उसने जब अपने बेड के लेफ्ट हैंड साइड पर देखा तो वहां रिया नहीं थी। अनिका ने सोचा शायद रिया जल्दी सोकर नीचे मामा और बाकी परिवार वालों के साथ नाश्ता कर रही होगी। अनिका ने अपने कमरे की बनावट और सजावट को गौर से देखा। उसे लगा कि उसकी माँ की पसंद काफी आर्टिस्टिक थी। कमरा भले ही 25 साल पहले की सजावट का था, मगर कमरे की सजावट देखकर आज भी काफी मॉडर्न लग रहा था। इससे साफ पता चलता था कि अनिका की माँ स्वाति अपने टाइम के लोगों से काफी आगे की सोच रखने वाली औरत थी। शावर लेने के बाद अनिका ने बेडरूम के कोने में बना एक छोटा सा स्टडी एरिया देखा। स्टडी एरिया में बैठने के लिए एक आरामदायक चेयर रखी थी और अलग अलग शेल्फ में कई सारी किताबों का कलेक्शन मौजूद था। अनिका ने गौर से सारी किताबों के कलेक्शन को देखा। अनिका को ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि ज्यादातर किताबें बायोलॉजिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर आधारित थी। एक किताब हाथ में लेकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। कम से कम उसे इस बात का पता चला था कि आखिर उसकी माँ ने फार्मास्यूटिकल कंपनी के बिजनेस में क्यों कदम रखा था। अनिका हर किताब की कवर पर प्यार से अपना हाथ घुमाने लगी। अनिका को पता था कि आज से 25 साल पहले कभी उसकी माँ ने इन किताबों को छुआ था। वो अपनी माँ के स्पर्श को किताबों के जरिए महसूस करना चाहती थी। तभी बेडरूम पर दरवाजा फिर से किसी ने खटखटाया। अनिका ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि सामने अंजलि मामी बहुत परेशान थी। अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा जल्दी करो, हॉस्पिटल से फोन आया था, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अनिका ने मामी से पूछा, कैसी प्रॉब्लम मामी? क्या मिस्टर रोहित ने आपको फोन किया था? अंजलि मामी ने अनिका को जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, रोहित का फोन आया था। उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, तुमसे बात करना चाहता था। रोहित ने कहा कि जैसे ही तुम जागो तुरंत उसे कॉल करो। ये बात सुनकर अनिका को भी टेंशन होने लगी। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं हॉस्पिटल में किसी ने दादी माँ को कोई गलत मेडिकेशन या ट्रीटमेंट तो नहीं दे दी। अनिका ने जल्दी ही अपना फोन उठाकर रोहित को फोन मिलाया। थोड़ी देर रिंग बजने के बाद रोहित ने फोन उठाते ही अनिका से कहा, दादी माँ को अब तक होश नहीं आया। You have to do something fast. कहीं दादी माँ को। रोहित आगे कुछ कहे उससे पहले अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, काम डाउन मिस्टर रोहित, प्लीज काम डाउन। आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी। दादी माँ पर जब ऑपरेशन किया गया तब उनका शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए दादी माँ को होश आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। राइट नाउ हर बॉडी नीड्स रेस्ट। अनिका को पता था कि ऑपरेशन के तुरंत बाद उसे पेशेंट की फैमिली को ये बात बता देनी चाहिए थी। एक डॉक्टर की हैसियत से ये एक बहुत बड़ी भूल थी। अनिका ने रोहित से माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर रोहित, ये बात मुझे आप लोगों को कल ही बता देनी चाहिए थी। मेरी वजह से आप सबको जो तकलीफ हुई है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अनिका की बात सुनकर रोहित कुछ देर के लिए चुप हो गया। जब थोड़ी देर रोहित शांत रहा तब अनिका ने रोहित से पूछा, क्या इस बात की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? क्या आपकी फैमिली वालों ने आपसे अनिका जो पूछना चाहती थी वो रोहित समझ चुका था। रोहित ने अनिका की बात को सुनते हुए सिर्फ इतना कहा, जी कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी। बड़ी फैमिली में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। क्या आप आज आकर दादी माँ को एक बार चेक नहीं करेंगे? रोहित की बात सुनते ही अनिका ने रोहित को पूछ लिया, क्या आपका बेटा हॉस्पिटल में है? रोहित अनिका की ये बात सुनकर चौंक गया था। फिर भी उसने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं वो तो नहीं आया, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अनिका को पता था कि दादी माँ को कुछ दिनों बाद ही होश आने वाला था, इसीलिए अनिका के वहां जाने का कोई मतलब नहीं था। और फिर दिल्ली की लाइफ केयर हॉस्पिटल इंडिया की बेस्ट हॉस्पिटल में से एक थी, जहाँ के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ A+ ग्रेड के प्रोफेशनल्स थे। इसीलिए अनिका को दादी माँ की कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस रोहित के बेटे से मिलना चाहती थी, जिसकी आंखें उसे बहुत जानी पहचानी लगी थी। अनिका को लग रहा था कि उस बच्चे की आंखें उससे कुछ कहना चाहती थी। अगर वो बच्चा हॉस्पिटल में नहीं था तो अनिका के हॉस्पिटल जाने का कोई मूड नहीं था। रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने उसे कहा, मिस्टर मारवा, आज मेरी थोड़ी अपॉइंटमेंट्स पहले से फिक्स्ड हैं एंड डोंट वरी, योर ग्रैंडमदर इज अंडर गुड केयर ऑफ हॉस्पिटल लाइफ केयर। अनिका ने रोहित के मुंह पर उसी के हॉस्पिटल की तारीफ करते हुए रोहित की बात को टाल दिया।
फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित आईसीयू की ग्लास विंडो से अपनी दादी को देखने लगा। रोहित को अब सिर्फ अपनी दादी की आंखें खुलने का इंतजार था। अचानक रोहित के मन में ये ख्याल भी आया कि आखिर अनिका ने उसके बेटे के बारे में क्यों पूछा। अनिका कल रात को किसी से उसकी और उसके बेटे की इंफॉर्मेशन निकालने को कह रही थी, और आज जब रोहित ने उसे पूछा कि वो हॉस्पिटल आने वाली है या नहीं, तब भी अनिका ने उसके बेटे के बारे में पूछा। अनिका के असली मकसद को लेकर रोहित के मन में शक बढ़ता ही जा रहा था। रोहित के एक्सप्रेशन देखकर बिल्कुल सामने खड़ा धीरज रोहित से पूछने लगा, क्या हुआ, दादी की तबीयत कैसी है? रोहित ने अपने ख्यालों में रहते हुए धीरज की बात का जवाब दिया। दादी माँ ठीक है, कुछ दिनों में उन्हें होश आ जाएगा। धीरज ने एक राहत की लंबी सांस छोड़ी। धीरज आर्यन से जरूर नफरत करता था, क्योंकि वो उसे मारवा खानदान का वारिस बनने के लायक नहीं समझता था। मगर कहीं ना कहीं धीरज ये जरूर चाहता था कि उसकी दादी चाची को जल्द से जल्द होश आ जाए। रोहित को टेंशन में देखकर धीरज ने रोहित से पूछा, क्या हुआ रोहित, तुम कुछ टेंशन में नजर आ रहे हो? अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बताना, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। धीरज की ये बात सुनते ही रोहित ने उससे वो सवाल पूछ लिया जो पिछले कई घंटों से उसके मन में चल रहा था। मुझे एक बात बताओ धीरज, कोई 25 से 30 साल की लड़की अगर आर्यन के नजदीक आना चाहती है तो उसका मतलब क्या हो सकता है? धीरज ने इस बात का बिना सोचे जवाब दे दिया। इसका मतलब साफ है, वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है और आर्यन की सौतेली माँ बनना चाहती है। अब सवाल सिर्फ इस बात का है, क्या तुम्हें वो पसंद है या नहीं? ये कहते हुए धीरज हंसने लगा। रोहित इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं था। उसने गुस्से से धीरज की तरफ देखा और उससे कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि उस लड़की को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम क्या कहोगे? धीरज वेटिंग एरिया में रखी बेंच पर जाकर बैठ गया और थोड़ी देर रोहित को देखने के बाद बोला, 25-26 साल की लड़की तुम्हारी बहू बनने के लिए तो सपने नहीं देख रही होगी। आर्यन भले ही कुछ कुछ तुम जैसा दिखता है, मगर अभी बहुत छोटा है। ये कहते हुए धीरज फिर से आवाज दबाते हुए हंसने लगा। फिर जब उसे लगा कि उसकी ये हरकत रोहित को और गुस्सा दिला सकती थी, उसने अपनी हंसी रोकते हुए रोहित से पूछा, अगर आज आप फ्री हो तो क्या मुझे बलवीर सर की एकेडमी में ले जा सकते हो? रोहित ने धीरज की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और आईसीयू वार्ड से बाहर की तरफ चलने लगा। धीरज उसके पीछे पीछे चलने लगा और रोहित से पूछा, कहाँ जा रहे हो आप? रोहित ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, आर्यन को पिकअप करके मैं उसे बलवीर सर से मिलवाने ले जा रहा हूँ। तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। मल्होत्रा हाउस। बेडरूम में अनिका ने जब लैपटॉप में अपना मेल बॉक्स खोला तो राजलक्ष्मी ने उसे एक मेल भेजा था। राजलक्ष्मी ने अपनी मेल में लिखा था, मिस्टर मारवा को इन्वेस्टिगेट करना तो बहुत आसान था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर उनका कंप्यूटर हैक कराया, जो बहुत आसानी से हो गया। मैंने इस मेल में एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है जिसमें मिस्टर रोहित मारवा के बचपन से लेकर आज तक की लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। हर दिन क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ। मगर एक बात बहुत सरप्राइजिंग है, वो है कि उनके बेटे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बस इतना ही कि उसका नाम आर्यन मारवा है और वो रोहित का बेटा है। इसके अलावा आर्यन के बारे में कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। राजलक्ष्मी का मैसेज पढ़कर अनिका निराश हो गई थी। उस बच्चे की आंखें देखने के बाद अनिका को उससे मिलने की इच्छा बहुत बढ़ने लगी थी। वो उस बच्चे के बारे में जानना चाहती थी। अगर मिस्टर रोहित मारवा की शादी नहीं हुई थी तो फिर ये बच्चा उनका बेटा कैसे हो सकता था? ऐसे कई सारे सवाल थे जिनका जवाब अनिका जानना चाहती थी। निराश होकर उसने लैपटॉप स्क्रीन नीचे कर दी। अनिका गहरी सोच में पड़ गई। क्या उस बच्चे को देखने के बाद कल अनिका को जो कुछ महसूस हो रहा था वो बस एक अनिका का इमोशनल आउटबर्स्ट था? क्या सचमुच उस बच्चे के साथ अनिका का कोई कनेक्शन था? अनिका को कोई रास्ता ढूंढना था जिससे वो रोहित के बेटे से मिल सके। इससे पहले कि अनिका के दिमाग में कोई और ख्याल आता, रिया हाथ में गेंद लेकर बेडरूम में पहुंची। गेंद को जमीन पर पटकते हुए रिया ने अनिका से पूछा, मम्मा, तुम नीचे क्यों नहीं आती सबसे मिलने? और तुमने तो मुझे कहा था कि आज तुम मुझे बलबीर अंकल से मिलवाने ले जाने वाली हो। कितना मजा आएगा, मैं भी मार्शल आर्ट सीखूंगी। ये रिया एक निडर और एडवेंचरस लड़की थी। जब से सुना था कि अनिका उससे मार्शल आर्ट एकेडमी में ले जाने वाली थी, रिया बहुत एक्साइटेड हो गई थी।
आज उसने एक प्रिंटेड फ्रॉक पहनी थी जो सुबह सुबह अंजलि मामी और किशन मामा उसके लिए लेकर आए थे। बलबीर सर के पास जाने वाली बात जैसे ही अनिका को याद आई, उसने अपना फोन उठाकर अपना मैसेज बॉक्स खोला। बलबीर सर ने सुबह से 10 मैसेज किए थे। उनके इतने मैसेजेस से एक बात साफ जाहिर थी कि बलबीर सर अनिका और रिया से मिलने के लिए बहुत बेचैन थे, मगर वो कॉल करके अनिका की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अनिका ने उसी वक्त बलबीर सर को वीडियो कॉल लगाया। बलबीर सर ने तुरंत फोन रिसीव कर लिया। ऐसा लगा मानो वो फोन पकड़कर इंतजार कर रहे थे कि कब अनिका उन्हें कॉल करे। फोन उठाते ही बलबीर सर ने अपने अंदाज में अनिका को डांटना शुरू कर दिया। भरी जवानी में बूढ़ी हो गई हो और तुम हो जिसकी नींद ही नहीं खुलती। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतनी बड़ी कुंभकर्ण हो तो मैं रिया को लेने के लिए किसी ड्राइवर को भेज देता। अनिका ने अपने होठों पर उंगली रखकर बलबीर सर को चुप रहने का इशारा किया और फिर फोन का कैमरा रिया की तरफ घुमा दिया। रिया को देखते ही बलबीर सर का सारा गुस्सा एकदम से गायब हो गया। बलबीर सर ने रिया को हाय कहते हुए उसे एक फ्लाइंग किस दी। रिया ने बलबीर सर की आंखों में आंसू देख लिए थे, मगर वो जानती थी कि बलबीर सर जैसे पहलवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि किसी ने उनकी आंखों में आंसू देखे। रिया ने बलबीर सर को फ्लाइंग किस रिटर्न करते हुए कहा, मैं और मम्मा अभी इसी वक्त आपसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनते ही बड़ी खुशी से बलबीर सर रिया और अनिका से कहने लगे, ओए तो बादशाह हो, फिर देर किस बात की कर रही हो। तुम जल्दी से खड़ी हो जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ और आ जाओ मेरे पास। Stop wasting time, you too. रिया ने कहा, आप बस आंखें बंद करके खोलिए, बस हम हाजिर हो जाएंगे। रिया अनिका को नीचे हॉल में ले गई। नीचे अंजलि नानी माँ के साथ बात कर रही थी। अंजलि मामी ने नानी से कहा, मम्मी जी उनको 2 दिन में डिस्चार्ज दे देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। उनकी तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी है। अनिका ने अपनी नानी माँ के साथ थोड़ी देर बातें की और फिर अंजलि मामी की कार लेकर रिया के साथ ब्रह्मपुत्र एकेडमी चली गई। मल्होत्रा हाउस से बलबीर सर की ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी आधे घंटे की दूरी पर थी। वहां ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट्स एकेडमी में रोहित, धीरज और आर्यन बाहर रिसेप्शन एरिया में बलबीर सर की वेट कर रहे थे। सामने की दीवार पर लगी बलबीर सर की सारी ट्रॉफीज, देश विदेश के बड़े बड़े पहलवानों के साथ उनकी फोटो देखकर पता चल जाता था कि बलबीर सर का करियर ना सिर्फ लंबा था, मगर वो अपने ज्यादातर करियर में सबसे ऊपर रहे थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बलबीर सर ट्रेनिंग सेंटर की ओर से रिसेप्शन हॉल में आए। उनके चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि वो रोहित मारवा को यहाँ देखकर खुश नहीं थे। उन्होंने रोहित से कहा, आज यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा गुरु सुखबीर भगवान को प्यारा हो गया क्या? रोहित को पता था कि बलबीर सर की जुबान भले ही कड़वी थी, मगर वो दिल के साफ थे। रोहित ने बलबीर सर के सामने सिर झुकाकर मार्शल आर्ट की रिवाज से उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, मैं यहाँ सुखबीर सर के कहने पर नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट बना लो। बलबीर सर ने अपने हाथ हवा में उछालते हुए इशारे से कहा कि वो रोहित के बेटे को अपनी एकेडमी में नहीं लेना चाहते थे। अभी उन्होंने ये इशारा किया ही था कि उनकी नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन को देखते ही बलबीर सर ने कहा, रिया बेटा तुम